शुरुआत मैं संजय जी के साथ ही करूंगी। संजय जी, आम बजट आखिरकार पेश होने वाला है। बहुत सारी उम्मीदें हैं या कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मोदी 2.0 का ये सालाना आखिरी बजट होगा। मैं तो यही आग्रह करूंगा इस बजट में कि जिन बातों को लेकर के बीजेपी चुनाव में आई थी 2014 में, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जिन मुद्दों को उठाया था चुनाव में आने से पहले, गरीबों का, मजलूमों का, वो छोटे बच्चों के माँ की परेशानियों का, छोटे बच्चों के दूध का, महंगाई का, बेरोजगारी का, उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम बजट पे काम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उन योजनाओं के लिए फंड जाना चाहिए, बजाय चुनाव के लिए पैसा निकालने के, कि नहीं वाकई आम जनमानस को उससे राहत पहुंचे। जो 100 रुपये लीटर पेट्रोल पहुंचा, वो कम से कम 60 के नीचे तो आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि डीजल के रेट कम होने चाहिए, और इस तरीके से करने से आम जनता को ही फायदा होगा और मोदी जी के लोगों को ही फायदा होगा जो आज कर रहे हैं। और सरकार को करने में कोई बुराई तो है नहीं, वो जरूरी नहीं कि विपक्ष को फायदा होगा। इससे फायदा तो आम जनता को है, और आम जनता के नेता हैं आज प्रधानमंत्री जी, मेरे नेता हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा उनसे कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो बजट को जरा सा बनाएं कि जिससे आम जनता को कुछ फायदा हो सके, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा सके, स्वास्थ्य की जो हालात हैं देश में उसके ऊपर काम हो सके। इसलिए मैं आग्रह करूंगा उनसे आपके माध्यम से कि इन सारे मुद्दों को और आम जनता को 140 करोड़ की संख्या को ध्यान में रखते हुए बजट पे काम हो, नहीं कि 1% लोगों को, उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए बजट। बड़ी बात। राहुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। राहुल जी, ये जो अंतरिम बजट पेश होने वाला है, क्या समझे ये चुनावी बजट होगा क्योंकि चुनाव सर पर है, या फिर वाकई जनता का बजट होगा? देखिए, मोदी सरकार लगातार जनता के हित में काम करती रही, जनता के हित के बजट देती रही है। पहले भी दिया है, 2023-24 वाला जो बजट था वो जनता के हित वाला था, और बाकी सब चीजों को देख के मोदी सरकार। और देखिए, चुनावी बजट है, चुनावी साल है, तो चुनाव की बहुत सारे वायदे होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। और ये पहली बार नहीं कि मोदी जी देंगे, ऐसे कांग्रेस भी पहले से करती रही है। लेकिन देखिए, अच्छा बजट होगा। इस चीज के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्योंकि भारत एकमात्र ब्राइट स्पॉट है इकोनॉमी में इस वक्त वर्ल्ड मैप में, जिसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, 7.6 से ज्यादा ग्रोथ है भारत की। तो भारत का बजट बहुत अच्छा होगा। और जो इकोनॉमी, जो फ्रेजाइल 5 था भारत 2014 से पहले, अब वो टॉप 5 इकोनॉमी में है, वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है भारत। तो भारत का भविष्य बेहतर है, पूरी दुनिया में ब्राइट स्पॉट है। और इसका देखिए इंडिकेटर, एक इंडिकेटर, वो अल्टीमेट इंडिकेटर नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट लगातार आगे बढ़ रहा है, और इससे इंडिकेट होता है कि भारत की इकोनॉमी स्थिर है और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। और भारत में देखिए, ना तो बहुत ज्यादा महंगाई की दर है 5.6 है, ना रेपो रेट बढ़ाई है रिजर्व बैंक ने, और ना बेरोजगारी दर ऐसी है कि जो आसमान छू रही हो, जो एक हमने देखा इंदिरा गांधी जी के जमाने में 23 पॉइंट से भी ज्यादा होती थी। तो उस हिसाब से देखेंगे तो भारत बहुत बेहतर स्थिति में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर स्थिति इकोनॉमिकली किसी की है तो इस वक्त भारत की है। इकोनॉमिकली भारत की स्थिति, जगदीश जी, बहुत बेहतर है, सबसे बेहतर है। राहुल जी ये दावा कर रहे हैं, उनकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? भाई, बेहतर है नेपाल से, बेहतर है पाकिस्तान से, बेहतर है बांग्लादेश से, बेहतर है पूरे संसार से। कहीं ना कहीं बजट तो हर बार लोग पिछले 9 साल से हम देख रहे हैं, पर बजट का पैसा जाता क्या, सवाल इस बात का है। बजट का पैसा ना तो पेट्रोल डीजल में जा रहा है, ना शिक्षा में जा रहा है, ना हॉस्पिटलों में जा रहा है। ये पैसा चुनाव में घुमा घुमा के ले जाते हैं और कहीं ना कहीं ईडी भेजते हैं विपक्षों पे। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इस बार तो चुनाव का साल है, बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, पता नहीं क्या क्या, कि भगवान धरती पर आ जाएंगे, ऐसी घोषणा भी हो सकती है। मैं समझता हूँ भगवान तो धरती पर आ ही चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अरे कहाँ, अयोध्या में है क्या? अयोध्या में यहाँ भगवान नहीं मानते? नहीं, भगवान तो हमारी आत्मा में, पर ये तो बाहर ले आए हैं जिनमें लेट लेट के पूजा कर रहे हैं। भगवान हर जगह, इस बात को समझना चाहिए। और बजट के अंदर भगवान का क्या लेना देना, मैं समझता हूँ बजट की बात में धार्मिक राजनीति दूर रहनी चाहिए। कहने के मैं समझता हूँ सरकार जिन वादों पर आई है उन वादों पर बात करेगी तो पता लग जाएगी। नेपाल में प्रधानमंत्री गए थे, 10,000 की घोषणा करे, आज तक नेपाल वाले नाराज है, दोबारा नहीं गए। कहने के घोषणा की सरकार है, घोषणा बड़े करेगी, और घोषणा से देश नहीं चलेगा, काम से देश चलेगा। ठीक है। रवि अरोड़ा जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। जगदीश जी कह रहे हैं इस बार धार्मिक राजनीति बजट में नहीं होनी चाहिए। नया शब्द उन्होंने उजागर किया है, नया शब्द निकाला हम सबके लिए भी। क्या होती है ये धार्मिक राजनीति बजट में? देखिए, धार्मिक राजनीति जहाँ तक बात चल रही है राम मंदिर को लेकर लगातार, क्योंकि बीजेपी उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर जो एक माहौल पैदा हुआ, उससे कहीं ना कहीं यह लगने लगा हिंदुओं को कि एक बड़ा जिसका इंतजार था, क्योंकि जो मुगलों के शासन में हुआ जिस प्रकार से, तो उसके बाद ऐसा लगने लगा कि राम आ गए, तो उसके लेकर पूरा देश एकजुट हो गया और एक ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर जैसे दिवाली सच में मनाई गई। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को जरूर इस बात से को बुरा लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जहाँ तक हम बजट की बात कर रहे हैं, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि आने वाले 3 साल में
हमारी जो अर्थव्यवस्था है $5 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने वाला है हिंदुस्तान। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा सरकार को कि सरकार ने पिछले कई सालों में बहुत दावे किए हैं जो कहीं ना कहीं फेलियर हुई है। उसमें बताता हूँ, जिस प्रकार से हर घर में जल, हर घर में नल, हर घर में जल, लेकिन पीने का पानी देश की राजधानी में किसी के घर पे नहीं है, सब पानी खरीद के पीते हैं। ऐसे ही सिर्फ देश की राजधानी, पूरे देश का यही हाल है। अब बात करें रसोई की, क्योंकि जब बजट आता है तो सबसे पहला जो ध्यान जाता है रसोई पर जाता है। और जब हम रसोई की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर से लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय तक उससे जुड़े हुए हैं। पेट्रोल महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, घर की दालें, सब्जियां, हर मतलब किसानों की अगर हम बात करते हैं 6,000 रुपये साल का दिया जाता है, उसे बढ़ाया जाना जरूरी है। कम से कम 11,290 लोगों ने सुसाइड किया था, किसानों ने। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है 2022 में। उसके बाद 20 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने पिछले बजट में दिए थे जो किसानों को लोन देने के लिए, लेकिन उसे बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि जितनी जरूरत हम डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत है, उससे ज्यादा आज हमें अपने किसानों को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आज किसान बहुत ज्यादा पिछड़ रहा है जिस हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, जितनी कमियां सेठी जी अभी रवि जी ने गिनवा दी हैं, क्या वाकई आपको लगता है इस बार का बजट जो है बहुत शानदार रहने वाला है? सरकार की तरफ से उन सभी खामियों को पूरा कर दिया जाएगा? देखिए, जब भी बजट आता है एक आम आदमी, गरीब आदमी, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, उसकी एक उम्मीद जागती है सरकार के प्रति कि शायद इस बजट के अंदर हमारा ध्यान रखा जाएगा। जिस प्रकार से एक सबसे बड़ा जो गरीब आदमी का बजट होता है, किचन का बजट होता है। किचन के अंदर गैस सिलेंडर की बात है, जो 500 रुपए का सिलेंडर 1100-1200 रुपए में चला गया, सब्सिडी के नाम पे उसको 500 से 1200 रुपए कर दिया, गरीब आदमी के ऊपर मार करी। उसी प्रकार आप पेट्रोल की बात करिए, डीजल की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए। शिक्षा को अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहे, उसका घर बिक जाता है। अगर एक व्यक्ति को अपने घर में कोई बीमार है, उसका इलाज कराना पड़े तो उसका घर बिक जाता है। इन चीज़ों को सरकार को अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार हमने अपनी शिक्षा पाई है, मैंने अपनी स्कूलिंग से लेके कॉलेज से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक 12.5 रुपए के पास के ऊपर जो ऑल रूट पास था, स्टूडेंट को वो फैसिलिटी सरकारों ने दी थी। लेकिन आज अगर आप मेट्रो में जाते हैं तो एक बच्चे को 200-250 रुपए रोज का किराया चाहिए। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा के ऊपर खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। और जो गृहिणी है, जो उनके घर का किचन है, जो दाल रोटी है, उसके ऊपर खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। देश की जनता भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। जनता क्या सोचती है बजट के मुद्दे को लेकर के, देश की जनता की उम्मीदें क्या है, ये जान लेते हैं। कौन यहाँ पर से अपनी बात सबसे पहले रखना चाह रहा है? बोलिए। देखिए, भारत सरकार, मोदी सरकार की ओर से जो बजट पेश होगा वो जन अपेक्षाओं से भरा होगा, सबकी जो भावना है उससे परिपूर्ण होगा। और लोग महंगाई का मुद्दा उठाते हैं कि महंगाई है, सिलेंडर महंगा हो गया, सब महंगा हो गया। ये नहीं देखते जिस सड़कों पे, हाईवे पे चल रहे हैं, जहाँ 6 घंटे 8 घंटे का सफर होता था, आज 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। वो भी तो सरकार के पैसे से, टैक्स पेयर्स के पैसे से बना रहे हैं। मोदी के घर में कोई टैक्स साल तो लगी नहीं है। टैक्स पेयर्स का पैसा अगर जनता के हितों में मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको सराहने का कार्य नहीं करेंगे, बस मोदी को गाली दे दो, मोदी को कोसते रहो। अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है पृथ्वी पर राम आ गए। बिल्कुल राम आ गए। 500 वर्षों बाद राम आए हैं। 60 वर्षों से ये सरकारें टेंट में, ठीक है, टेंट में बिठा के रखा राम को। खुद ठाट में रहते थे टैक्स पेयर्स के पैसे पे, और राम लला टाट में रहते थे। तब इनको शर्म नहीं आई, तब एक बार भी राम मंदिर के लिए अयोध्या में नहीं गए। कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट में। राम है ही नहीं। राम के अस्तित्व में प्रश्न उठाने वाले आज हमसे किस मुंह से बात कर रहे हैं? अपने गिरेबान में झांको।